दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरा इस साउंड को ध्यान से सुनिए। ये साउंड सुनकर आपको क्या लगता है ये किस चीज की होगी? किसी ड्रिलिंग मशीन के चलने की, किसी जानवर या पक्षी के गुनगुनाने की, या हो सकता है कि कुछ लोगों को ये किसी के मेडिटेशन करते वक्त रिकॉर्ड की गई ऑडियो भी लगे। बट क्या आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच सकते हैं कि ये साउंड हमारे सूरज की है? जी हाँ दोस्तों, सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला वही इकलौता स्टार जो हमेशा वैज्ञानिकों की नाक में दम करता रहता है। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बड़े से बड़ा एस्ट्रोनॉमर भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हमिंग साउंड की जगह इस बार वैज्ञानिकों ने लिटरली सन की हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कंसिडरिंग सन इज ए नॉन लिविंग एंटिटी, उसके अंदर से हार्ट बीट कैसे ओरिजिनेट हो सकती है? वेल आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ सूर्य से निकलने वाले सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का प्रोसेस जानने वाले हैं, बल्कि सूरज से ओरिजिनेट होने वाले इस दिल की धड़कन के माजरे को भी डिकोड करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं हार्ट बीट ऑफ द सन के बारे में। अब दोस्तों इससे पहले कि हम लोग आगे प्रोसीड करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सूर्य से आ रहे सिग्नल्स को आवाजों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वेल देखो, इस मुद्दे की रिसर्च के दौरान हमें ऑफिशियली एलेक्स यंग का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो मिला, जो उस वक्त नासा के हीलियोफिजिक्स साइंस डिवीजन के एसोसिएट डायरेक्टर थे। 26 जुलाई 2018 को पब्लिश किए गए अपने इस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि जब भी किसी मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं तो वो किसी न किसी तरह के वेव्स को रिलीज करते हैं। अब जनरली पार्टिकल्स का मूव करना किसी भी चीज के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी ठंडे पानी को रखेंगे और किसी खौलते हुए पानी को रखेंगे तो ठंडे पानी के अंदर पार्टिकल्स इतनी स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहे होंगे, जबकि गर्म पानी में पार्टिकल्स की स्पीड टेम्परेचर के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आया वो इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं, जिसमें जब दोनों ही बीकर के अंदर हल्की सी इंक डाली गई तो ठंडे पानी में पार्टिकल्स के स्लो मूवमेंट की वजह से इंक नीचे की ओर जाने लगी, जबकि गर्म पानी के अंदर चूंकि पार्टिकल्स काफी तेजी के साथ मूव कर रहे थे, इसीलिए उसमें पड़ी हुई रेड इंक पानी में जल्दी ही फैल गई। अब जरा सोचिए, अगर हल्के से गर्म पानी में इतना अंतर आ सकता है तो सूर्य के अंदर तो कितना ही बवाल मच जाता होगा, जिस वजह से सूरज के गर्म टेम्परेचर से क्रिएट होने वाली वाइब्रेशंस जब वेव्स का रूप ले लेती है तो वैज्ञानिक उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंप्यूटर पर उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर एडजस्ट करने लगते हैं, और जैसे ही रिसीव्ड वेव्स का पैटर्न कन्वर्टेड साउंड से सिंक्रोनाइज हो जाता है, तब जाकर हमें इस तरह के ऑडियो सिग्नल्स को सुनने का मौका मिलता है। अब यहाँ तक तो हो गया सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके उनको ऑडिबल बनाने का प्रोसेस, पर हमारी मेन कहानी की शुरुआत इस वीडियो के आने से भी कहीं पहले की होती है। बात है 13 जुलाई साल 2017 की। न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल्ड रेडियो टेलीस्कोप एक्सपैंडेड ओवेंस वैली सोलर एरे, जिसे शॉर्ट में ईओवसा भी कहा जाता है, में एक सोलर सिग्नल रिकॉर्ड किया गया। अब देखो, ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो चीज यहाँ पर एबनॉर्मल है वो ये है कि 10 सेकेंड बाद सोलर सिग्नल दोबारा आया और फिर 10 से 20 सेकंड बाद एक बार फिर से रिपीट हुआ, वो भी कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसीज के साथ कि जब उस फ्रीक्वेंसी को पन्ने पर उतारा गया तो कुछ इस तरह का फिगर बनकर आ रहा था, जैसे ईसीजी में हार्ट बीट का आता है। नाउ ये चीज दो कारणों से स्ट्रेंज थी। अब पहली तो फ्रीक्वेंट सोलर बर्स्ट, क्योंकि देखो अगर कभी सोलर फ्लेयर्स रिलीज होते भी है तो वो इतनी तेजी के साथ प्रॉपर इंटरवल्स लेकर नहीं रिकॉर्ड किए जाते। अब सेकंड थिंग, सोलर सिग्नल्स में कभी भी जनरली किसी भी तरह का पैटर्न नहीं देखा जाता, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स रिलीज करने में भी एक तरीके से बहुत ज्यादा एनर्जी का आउटबर्स्ट होता है। वन मोर रीजन वाज कि इसका पैटर्न इतना ज्यादा सिमिलर और आयरॉनिक था कि सिग्नल्स में इतनी ज्यादा होमोजेनिटी नहीं देखी जाती, विच मेड साइंटिस्ट वंडर कि क्या सोलर फ्लेयर्स के अलावा भी कोई इग्नोर्ड फिनोमेना सूर्य के अंदर प्रॉपर इंटरवल्स में घटती रहती है, जिस पर अभी तक वैज्ञानिकों ने गौर ही नहीं किया। अब कुछ समय बीतता है, बाकी टास्क और कोविड की वजह से स्टडी डिले भी हो गई, पर फिर एंट्री हुई नानजिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे स्टूडेंट युआन कुन काओ की, जिन्होंने ना सिर्फ पब्लिक डोमेन में रिलीज डेटा का इस्तेमाल करके सोलर फ्लेयर की कैटेगरी, सिग्नल का ओरिजिनेशन पॉइंट और ऐसी कुछ डिटेल्स फिगर आउट करी, बल्कि इस हार्ट बीट से सिमिलर सिग्नल को डिकोड करने की जर्नी भी शुरू कर दी। नाउ एज लोकेशन उन्होंने बताया कि ये सिग्नल सूर्य की सतह से करीब 3106 माइल्स ऊपर से ओरिजिनेट हुए थे,
वो भी एक सी क्लास सोलर फ्लेयर के दौरान। अब यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, सोलर फ्लेयर्स की स्ट्रेंथ के आधार पर वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इन 5 कैटेगरीज का नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये है A, B, C, M और X। अब इनमें से सबसे कम स्ट्रेंथ वाले सोलर फ्लेयर्स को A क्लास की कैटेगरी में रखा जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स को X क्लास में। कौ ने अपने रिसर्च में ये रिवील किया कि ये हार्ट बीट जैसी रीडिंग कोई बहुत बड़ा फिनोमेना नहीं है, बल्कि QPP का नतीजा है। अब QPP बोले तो क्वाजी पीरियोडिक पल्सेशन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें किसी सेलेस्टियल बॉडी के अंदर से थोड़े थोड़े टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस डिटेक्ट किए जाते हैं। अब यूएफएसए की रीडिंग्स में लेटर ऑन ये भी पता चला कि इन सस्पेक्टेड रीडिंग्स में वाकई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रमाण डिटेक्ट करे जा रहे थे, बट द प्रॉब्लम वाज स्टिल द सेम कि इंटरवल्स क्यों आए, वो भी इतने ज्यादा होमोजेनिक। नाउ इंटरेस्टिंगली यही मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हो रही थी कि बाद में ये पता चल गया कि रिसीव किए गए सिग्नल्स में से एक सिग्नल किसी सेकेंडरी सोर्स से भी आ रहा था। और अब पहले जहां लोगों से एक का मामला नहीं सुलझ रहा था, अब उनके सामने दो अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस किसी सरप्राइज की तरह प्रकट हो गई थी। अब पहली नजर में तो ये एक दुविधा और मुसीबत लगी, लेकिन बाद में ये पता चला कि यही तो इस सवाल के जवाब को ढूंढने का रास्ता था। देखो, दरअसल ये सिग्नल्स बहुत सारी सोलर फ्लेयर्स के ओरिजिनेट होने से नहीं आए हैं, बल्कि ये सिग्नल एक सोलर फ्लेयर के बहुत सारे टुकड़ों में टूटने की वजह से डिटेक्ट किए गए हैं। अब आइए समझाता हूँ कैसे। देखो, जब अलग अलग स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स के ओरिजिनेशन पॉइंट को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि QPP पॉइंट के नीचे एक हीलियोस्फेरिक इलेक्ट्रिक करंट शीट मौजूद थी। अब एक इलेक्ट्रिक करंट शीट इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सन से चार्ज्ड ऐसी पार्टिकल शीट होती है जो किसी सेलेस्टियल एंटिटी की सरफेस पर रहकर उसके नीचे से निकल रही इलेक्ट्रिसिटी को कन्फाइंड रखने की कोशिश करती है और बाहर के एनवायरनमेंट में जाने से रोकती है। सिंस ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट शीट सूरज की सतह पर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसे हीलियोस्फेरिक इलेक्ट्रिक करंट शीट कहा जाता है। अब देखो, इस केस में कोइंसिडेंटली ये सोलर फ्लेयर सूर्य की सतह में मौजूद किसी इलेक्ट्रिक करंट शीट के बेस से जनरेट हुआ, जिस वजह से सोलर फ्लेयर से निकलने वाला अनचार्ज्ड मैटर तो एस्केप कर गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द स्पॉट नहीं निकल पाई। नाउ रिजल्ट के तौर पर जो हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फंस कर रह गई थी ना, वो उसी के अंदर सर्कुलेट करते हुए सोलर एनवायरनमेंट में और ज्यादा एनर्जाइज होती गई, जिस वजह से एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उन पार्टिकल्स के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट शीट भी उनको कन्फाइन ना कर पाए, तब जाकर उस कलेक्शन में से पहले कुछ पार्टिकल्स और वेव्स बाहर निकली। हालांकि आउटबर्स्ट के बाद इलेक्ट्रिक करंट शीट ने कुछ पार्टिकल्स को फिर से विदहोल्ड कर दिया था, बट जो एस्केप कर गए थे वो पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए, लीडिंग टू द फर्स्ट स्मॉल रिकॉर्डिंग इन द यूएफएसए। हालांकि बाकी बचे हुए पार्टिकल्स भी इस टाइम तक इतने ज्यादा एनर्जाइज्ड हो गए थे कि करंट शीट उनको लाख रोकने के बावजूद भी उन्हें लंबे समय तक अपने अंदर ट्रैप्ड नहीं रख पाई, जिसके बाद एक एक करके उसी तरह से पुरानी सोलर फ्लेयर से ओरिजिनेट होने वाले पार्टिकल्स बैरियर्स को तोड़कर सोलर सिस्टम में एंटर करने लगे। और चूंकि ये सब टुकड़ों टुकड़ों में करंट शीट की एनर्जी को डिफाई कर रहे थे, इसीलिए इस तरह के इंटरवल वाले सिग्नल्स देखने को मिले, वरना ये भी बाकी रीडिंग्स की तरह एक नॉर्मल रीडिंग ही निकलकर सामने आती। रही बात सेकेंडरी सोर्स से ओरिजिनेट होने वाले सिग्नल की, जिसने इस गुत्थी को सुलझाने में एक बड़ा रोल निभाया, तो देखो, हो सकता है कि उस सिग्नल के रीजन वाले पार्टिकल्स शीट के किसी दूसरे हिस्से से एस्केप हुए होंगे, इसीलिए उसका सोर्स पॉइंट अलग ऑब्जर्व किया जा रहा था। आफ्टर ऑल देखो, ये करंट शीट फैले भी तो है 15,000 माइल से ज्यादा के एरिया में। कभी कभी गौर से देखो तो हमारी कितनी बड़ी कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम सालों बाद कितना माइनर सॉल्यूशन लेकर ही सॉल्व हो जाती है ना। किसी ने क्या ही सोचा होगा कि जुलाई 2017 में रिकॉर्ड किए गए शॉकिंग सिग्नल का फरवरी 2023 में 6 साल बाद इतने सिली तरीके से ब्रेक डाउन किया जाएगा। लेकिन देखो, अब स्पेस है ही फुलिशली मिस्टीरियस, तो कोई क्या ही कर सकता है। वैसे अगर आप अंतरिक्ष टीवी पर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हो ना, तो अपने सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपका टॉपिक अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।